हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है सैंपल पेपर। अब आपके 2022-2023 के पेपर आने वाले होंगे बच्चों, और ये सैंपल पेपर आपके लिए सबसे ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है 2022-2023 का, उसको मैं आपको करवा चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जितने भी बच्चों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिटेल्ड सोल्यूशन आप सभी लोग उसको जरूर चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाला दूंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो सैंपल पेपर मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है भैया, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करके आपको करना क्या है, ऊपर आपको क्लास 12 आपको सेलेक्ट करना है। क्लास 12 सेलेक्ट करने के बाद इस सेशन के साथ में आपको इसकी पीडीएफ जो है नजर आ रही होगी। ठीक, क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि आप सभी लोग सैंपल पेपर की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहें। इस सेशन में जो भी सवाल मुझे ऐसे लगेंगे कि आपके लिए छोड़ देना चाहिए, उनको मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। और जहां जहां पर मुझे जरूरत लगेगी कि आपको बताना चाहिए कंसेप्चुअली, मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो सभी मेरे बच्चे अपनी मोबाइल की स्क्रीन को एकदम बड़ा करके अच्छी तरीके से शांति से आगे आने वाला 1-1.5 घंटा जो भी है, आप सभी लोग तसल्ली से पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉमिसेस करने के बाद आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको एक छोटी सी छोटी चीजों पर भी गौर जरूर करते रहना है। एकदम सेम यहां पर देखो सीबीएसई के जैसा, जैसे सीबीएसई में 5 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी ई। यहां पर सेक्शन ए में 18 एमसीक्यूज हैं, और सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर हैं। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट टाइप के आंसर हैं। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग, और सेक्शन ई में जो है 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है। तो एकदम सेम यही सीबीएसई का पैटर्न मैंने इस सैंपल पेपर में डाल रखा है। तो आप सभी लोग एक एक सवाल को जरूर चेकआउट कीजिए। तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं, एमसीक्यू टाइप के सवालों की। इंटीग्रल 1 + sin x / 1 - sin x, भैया हमें इसको निकालना। मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसको करना क्या है। आप सभी लोग आई होप पकड़ पा रहे होंगे। क्या करेंगे सर, इसमें इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + sin x * 1 - sin x अपॉन, यहां पर हो जाएगा देखो 1 - sin x * 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर 1 माइनस है ना, तो इसका 1 + sin x कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + sin x dx। ठीक, क्लियर। अब आपको ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 1 + sin x होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो रहा होगा भैया, 1 - sin square x dx। यही होगा। अब सर यहाँ पर ऊपर वाले को हम ओपन कर देंगे। तो जरा ऊपर वाले को ओपन करके देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो रहा होगा 1 + sin square x + 2 sin x अपॉन नीचे 1 - sin square x की जगह पर हो रहा होगा cos square x dx। बिल्कुल सर, एकदम सही बात है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम सबको अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/cos square x dx अलग अलग कर लेते हैं, प्लस यहां से हो जाएगा देखो sin square x अपॉन cos square x dx। ठीक है, बराबर, प्लस यहां से हो जाएगा 2 sin x अपॉन cos square x dx। कोई भी समस्या सर बिल्कुल नहीं है। अब आगे चलते हैं। 1/cos square x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर sec square x, ठीक है, dx, प्लस ये कितना हो जाएगा tan square x dx, और tan square x dx को हम लिख सकते हैं sec square x - 1। ठीक है, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो सर, sec square x - 1, और यहां पर +2, यहां से एक sin x / cos x लिख लो। तो sin x बाई, देखो sin x अपॉन cos square x को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके साथ में एक sin x को एक cos x के साथ में मिला लो, और दूसरे को 1/cos x मिला लो। ठीक, तो sin x / cos x हो जाएगा सर tan x, और 1/cos x हो जाएगा सर sec x। क्लियर। तो यार यहां पर ये क्या हो जाएगा, sec x * tan x, sec x * tan x दिस वन। ठीक, अब आप सारे के सारे इंटीग्रल निकाल सकते हैं। बस tan square x की जगह पर क्या रखना है आपको, sec square x - 1। तो बस इसके आगे आप पूरा का पूरा बहुत आराम से इंटीग्रल निकाल पाओगे। तो आराम से आप सभी लोग निकाल सकते हैं। तो जल्दी से मुझे बता दो इसके आगे कैसे लिखोगे। ये हो जाएगा सर sec square x dx, प्लस ये हो जाएगा sec square x - 1 dx, और ये हो जाएगा प्लस 2 sec x * tan x का इंटीग्रल हो जाएगा भैया 2 sec x + c। ठीक है, क्लियर। अब यहां से हो गया 2 sec square x, तो 2 sec square x हो जाएगा 2 tan x। इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं। तो इसका इंटीग्रल यहां से हम लोग इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 2 tan x, किसका, sec square x का है ना, यहां से sec square, यहां से sec square। तो ये हो गया 2 tan x, यहां से आ जाएगा सर 2 sec x, यहां से हो गया 2 sec x,
और यहाँ से है सर -1, तो -1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस का x और यहाँ से प्लस c। यही हमारा आंसर आ गया। जो आंसर आ गया बस वही मिलान कर लो। कौन सा पार्ट आ गया एक बार देख लो फटाफट। 2 tan x है ना, 2 tan x और यहाँ से आ जाएगा आपका कौन सा पार्ट आ रहा है, 2 tan x माइनस x है ना, 2 tan x प्लस 2 sec x और यहाँ से -x प्लस c। ये आपका आंसर आएगा बेसिकली। तो जो भी पार्ट आपका सही हो आप उसको मैचिंग द कॉलम से आप मिलान कर लो। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी को। जल्दी से एक बार मुझे देख के बता दो भैया, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो, फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तो एक एक सवालों का चर्चा यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। अब अगला, द लाइन दिस वन आर द पैरेलल। सबसे मेन बात है कि अगर सर कहीं पर भी कोई भी लाइन अगर आपको दिए गई है तो सबसे पहले आप देखो कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं। तो सर बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो यार यहाँ से पहले का डी आर्स कितना है सर, A1 B1 C1 कितना है, यहाँ से 1 2 3 है। ठीक, दूसरी लाइन का डी आर्स A2, B2, C2 ये कितना है सर, यहाँ से है ये -2, -4, -6। तो एक काम करते हैं, यहाँ से सर -2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 2 3 बचेगा। तो यार यहाँ से इन दोनों का जो डी आर्स है बच्चों क्या है, दोनों का डी आर्स, सिंस डी आर्स आर इक्वल, सिंस डी आर्स आर इक्वल है ना। तो अगर डी आर्स इक्वल हैं तो ये लाइनें कैसी होंगी सर, पैरेलल लाइन्स होंगी। ये लाइन कैसी होंगी सर, पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vector makes angle alpha beta gamma with the x axis y axis z axis respectively, then the value of the sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to। यार यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं, since we know that, हम क्या जानते हैं भैया, since sir we know that क्या, cos square alpha plus cos square beta प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना होता है सर, ये 1 होता है कि नहीं, बिल्कुल सर होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर, 1। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू इसकी निकालनी है। तो बड़े आराम से आप इसकी वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितना आएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू आपका 3 - 1 बेसिकली 2 आ रहा होगा। तो यहाँ से 3 - 1 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2 आएगी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से 2 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सर, सिंस E1 E2 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू। अगर E1 E2 दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं बच्चों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। यही फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ रखा है ना। तो दिस इज योर राइट आंसर। तो कौन सा पार्ट आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। एकदम बराबर है सर, बिल्कुल सर सही है। अगले सवाल पे आते हैं, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ax प्लस बी डी एक्स है ना। तो आपके पास इंटीग्रल है सर क्या, ax प्लस बी टू द पावर हाफ डी एक्स। ठीक, तो सर ये कैसा फंक्शन है, दिस इज अ लीनियर फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है भैया, दिस वन इज द लीनियर। तो अगर कहीं पर भी लीनियर फंक्शन का अगर अंडर रूट अगर हमें निकालना है तो ये कैसा होगा, रूट एक्स के जैसा ही होगा। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ax प्लस बी टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। बस यहाँ पर अंतर क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली 1/a हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ax प्लस बी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और नीचे हो जाएगा a। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। मिलान कर लो, जो भी आए यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा पार्ट है, आई थिंक ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। तो यार यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी के ऊपर नहीं जाएंगे। आपका सैंपल पेपर में फटाफट आपके सामने सवालों को दिखा के मैं खत्म करवा दे रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करो, है ना। अगला सवाल है, कोई टारगेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट। मतलब एक कोई आदमी है, ठीक है, ये 4 बार शॉट मारता है, और सॉरी 4 बार ये इस टारगेट को हिट करता है, 4 बार, है ना। मतलब ये 5 बार अगर टारगेट में मारता है तो ये 4 बार हिट करता है 5 शॉट में। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मान लो मैं यहाँ से ए कैन हिट, तो हिटिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 4/5 हो जाएगा। बिल्कुल सर सही बात है। तो यार यहाँ से बी कैन हिट 3 टाइम इन 4 शॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 3 बार हिट करता है 4 बार में, तो 3/4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा, 2 बार हिट करता है 3 शॉट में, तो ये हो जाएगा 2/3, बराबर है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बी और सी हिट एंड ए डज नॉट हिट। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि बी और सी तो हिट कर जाए, है ना। यहाँ से ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हिट कर जाए, सी जो है हिट कर जाए,
और ए जो है ये हिट ना करे, तो आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो आराम से रख लो सब कुछ। तो ये कितना आ गया, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है सर 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है भैया 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से लिखना है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 - 4/5, तो यहाँ से ये हो गया 1/5। ठीक, तो यहाँ से हम क्या रख देंगे 1/5। क्रिस्टल क्लियर। तो यार यहाँ से काट छांट कर लो, 2 × 2 = this 1, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया सर 1/10 आ गया। तो 1/10 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से आप मिलान कर लो, जो भी पार्ट आपका आए दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से एक बार देख लो फटाफट, जरा सा भी अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझे तुरंत बताना। क्रिस्टल क्लियर। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू 2 - x² एंड x + y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली ग्राफ छापना है किसका, y इज इक्वल टू 2 - x² का। तो इसका ग्राफ हम कैसे छापेंगे, इसका ग्राफ देखो यहाँ पे कैसे छापेंगे, दिस वन इज द x एक्सिस, दिस वन इज द y एक्सिस। ठीक, तो यार y इज इक्वल टू 2 - x²। तो आप एक काम करो, यहाँ पर एक बार आप x को 0 पुट कर दो। तो जैसे ही आप x को अगर आप 0 पुट करोगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, तो मतलब ये ग्राफ जो है 2 से पास होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक काम करो, आप y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये ग्राफ x इज इक्वल टू √2 और -√2 से पास होगा। तो बेसिकली दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, और ये पॉइंट हो जाएगा √2, 0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -√2, 0। ठीक है, क्लियर। देख लो एक बार। अब एरिया बाउंडेड बाई एंड x + y इज इक्वल टू 2, तो x + y इज इक्वल टू 0 लाइन है, x + y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया y - x। ठीक, तो यार अगर हमें y इज इक्वल टू -x लाइन को ड्रॉ करना है तो हम y इज इक्वल टू -x लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ सर। y इज इक्वल टू -x लाइन कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी कि नहीं, बिल्कुल सर बनेगा, है ना। तो बस अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यार इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको सिंपल सा काम ये करना पड़ेगा कि सर y की जगह पर हम क्या पुट कर दें, पहले दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू -x आप पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 2 - x², यहाँ पर y इज इक्वल टू -x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -x इज इक्वल टू 2 - x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² - x -2 इज इक्वल टू 0, तो x² - 2x प्लस x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली हो जाएगा x - 2 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई -1 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया सर 2 आ गया। तो यहाँ से x की हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है भैया, x की हमारे पास सर 2 वैल्यू आ रही है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला और ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ध्यान से देखना इसको। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है सर -1 आ रहा है, दिस वन इज द -1, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये 2 आ रहा है। ठीक है, और आपको एरिया बताना है, इतने दूर का आपको एरिया बेसिकली हमें निकालना है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो बताओ कि यहाँ पर कौन सा ग्राफ ऊपर है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर कौन सा ग्राफ ऊपर है सर, यहाँ पर ग्राफ ऊपर है हमारा ये वाला पैराबोला। ठीक, तो अगर हमें एरिया लिखना होगा तो एरिया हम कैसे लिखेंगे सर, एरिया लिखेंगे -1 से लेके 2 तक। यहाँ पर ग्राफ कौन सा ऊपर है सर, पैराबोला। तो पैराबोला में y इज इक्वल टू 2 - x²। ठीक, माइनस लाइन का ग्राफ नीचे है, तो लाइन का ग्राफ y इज इक्वल टू -x, तो यहाँ से हो जाएगा -x dx। ठीक है, क्लियर। तो यार बस यही आपको इसका आंसर निकालना है, आपको आराम से इंटीग्रेशन करके आराम से आप लोग इसका आंसर निकालना। कोई भी डाउट आए तो मुझे बताना, और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जब आप इसको निकालोगे तो बेसिकली ये 9/2 स्क्वायर यूनिट आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग इसका आंसर जरूर मिला लेना। ठीक है, आराम से आ जाएगा आपका 9/2 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको कंसेप्चुअली यहाँ पर बता दिया है कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप ग्राफ छापोगे, जो ग्राफ ऊपर है आपको उस कर्व को पहले लिखना है, जो ग्राफ नीचे है आपको उस कर्व को बाद में लिखना है। बस यही तरीका है। सबसे पहला काम इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। अगले सवाल पे आ जाता है। यार ये सवाल थोड़ा सा लेंथी सवाल है। कंसीडर 2 लाइन इन द स्पेस, लाइन 1 इज द दिस वन, लाइन 2 इज द दिस वन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन आर द √d। तो आपको d की बेसिकली वैल्यू बतानी है। हालांकि सवाल को आई नो दैट कि आपको 1 नंबर में सवाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्टिल देखो हमें सवाल करने से लेना देना है। ठीक है, तो हम इस सवाल को करेंगे। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन क्या लिखी है सर, r1 इज इक्वल टू j + 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस j माइनस k कैप लिखा है। बिल्कुल सर यही लिखा है। तो यार यहाँ से हमारे पास a1 वेक्टर कितना आ गया, a1 वेक्टर आ गया j कैप प्लस 2k कैप, और यार यहाँ से हमारे पास b1 वेक्टर कितना आ गया
यहाँ से आ गया सर 3i कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप। तो यहाँ से हमारे पास ये डेटा आ चुका है। ठीक, अब सिमिलरली हम दूसरे वाली लाइन का भी लिखेंगे। तो यार यहाँ से दूसरे लाइन की इक्वेशन कितनी है सर, R2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस यहाँ पर है देखो म्यू टाइम्स और दिस वन इज द i कैप प्लस 2k कैप, यही लिखा है, बिल्कुल सर लिखा है। तो यार यहाँ से A2 कैप हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास B2 कैप आ जाएगा कितना, i कैप प्लस 2k कैप, यही आ जाएगा। देख लो एक बार फटाफट, बिल्कुल सर यही आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है यार, यहाँ पर देखो दो की दोनों लाइनें क्या है सर, स्क्यू लाइन से। ये दो की दोनों लाइनें कैसी लाइन है, सिंस L1 एंड L2 आर स्क्यू लाइन है ना। अगर ये दो की दोनों स्क्यू लाइन है बच्चों, तो दो स्क्यू लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला हम सर कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। D इज इक्वल टू A1 माइनस A2 वेक्टर, या A2 माइनस A1 दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, इसी तरीके से लिख सकते हो ना, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सर हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो यार यहाँ से हमारे पास A1 माइनस A2 वेक्टर आप निकाल लो, सबसे पहला काम यहाँ से हम देखो, अब A1 माइनस A2 निकालो चाहे A2 माइनस A1, अब ये आपके कन्वीनियंट पर डिपेंड करता है। बाहर लग रखा है मॉड तो कोई समस्या नहीं है, आप कन्वीनियंट के हिसाब से चाहे A2 माइनस A1 करो चाहे A1 माइनस A2 करो। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर A2 माइनस A1 करना ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर मैं A2 माइनस A1 कर दे रहा हूँ। A2 माइनस A1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4i में से j घटाएंगे तो यहाँ से, तो 4i में से उधर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4i वेक्टर। 3j में से 1j घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा सर 2j वेक्टर। 6k में से 2k घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा सर 4k वेक्टर। तो हमारे पास A2 माइनस A1 ये आ गया। सिमिलरली यहाँ से अब हमें B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकालना है। तो भैया यहाँ से हम B1 क्रॉस B2 वेक्टर कैसे निकालेंगे सर, यहाँ से लिखेंगे i कैप j कैप k कैप। ठीक है, अब यहाँ पर B1 का डायरेक्शन वेक्टर 3 माइनस 1 माइनस 1। सिमिलरली B2 का डायरेक्शन वेक्टर i का देखो 1 है, j का 0 है और k का कितना है सर 2 है। यहाँ से देखो i का कितना है सर, i का है 1 है ना, और j का कितना है सर, j का है 0 है ना, और k का कितना है सर 2 है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको आराम से आप सॉल्व करो। तो यहाँ से हो गया देखो y कैप माइनस 2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का j कैप, 3 2 जा 6 प्लस 1 6 प्लस 1 एंड प्लस k कैप, ये हो जाएगा 0 एंड दिस वन इज द माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो आपको डिटर्मिनेंट ओपन करना है, तो दिस विल बी माइनस 2 और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस j 6 और प्लस 1 और यहाँ से प्लस k कैप तो 0 और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, तो ये बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस 2i कैप एंड माइनस 7j कैप और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस k कैप आ गया। ठीक, तो यार यहाँ से हमारे पास B1 क्रॉस B2 वेक्टर आ गया है बच्चों। ठीक है, बात बराबर। अब सब कुछ सर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ पर सर, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमें सबसे पहला काम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। किसका, एक तो A2 माइनस A1 का और दूसरा B1 क्रॉस B2 का। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू माइनस 2, बहुत बढ़िया, ग्रेट। यहाँ पर है सर 2 और यहाँ पर कितना है भैया माइनस का 7, बहुत ही उत्तम। यहाँ पर देखो कितना है सर, यहाँ पर है सर 4 इंटू यहाँ पर है सर 1 है ना, अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 49 प्लस 1 है ना, कितना आ जाएगा दिस वन, यही आ रहा है। तो बस अब इसके आगे आपको क्या करना है सर, कैलकुलेट कर लेना है ना। तो इसके आगे अब आपको कैलकुलेट कर लेना है बच्चों। तो आराम से आप कैलकुलेट करना, जरा सा भी अगर कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आखिरकार कितना आ रहा है ये। ठीक है, तो अब इसके आगे आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसके आगे आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा इस सवाल को। तो आगे की कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से इसको करना। अगर कोई भी समस्या आती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन को भी चेकआउट कर लेना। इनकेस अगर थोड़ा सा कहीं पर भी अगर गुणा भाग की गलती हो तो प्लीज़ आप उसको स्किप करना। कई बार को पढ़ाते समय यहाँ पर बोर्ड में, हम भी इंसान है बेटा, कई बार को हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए कहीं पर। तो अगर छोटी मोटी हो तो प्लीज़ आप उसको जरूर बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना। तो यहाँ से A2 माइनस A1 वेक्टर कितना हो जाएगा 4i कैप और यहाँ से 3 में से 1 घटाओगे 2j कैप, 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4k कैप। ठीक, सिमिलरली B1 क्रॉस B2 हमने कैसे लिखा i j k, यहाँ से हो गया देखो 3 माइनस 1, यहाँ से 1 और ये हो गया 0 और ये हो गया 2 बेसिकली। ठीक, यहाँ से डिटर्मिनेंट को आप ओपन करोगे तो हमारे पास ये आ रहा होगा
और उसके बाद एक बार इसको दोबारा चेकआउट कर लेते हैं। आई कैप ये हो जाएगा -2 0, और यहाँ से -j कैप 3 2 6 +1, और यहाँ से k कैप तो ये 0 + 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो दिस विल बी 4 + 49 + 1, और ऊपर जो है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो आपको इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच में डॉट लेना है। तो बाकी आगे का कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेना। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये √d आपको दे रखा है, और आपको आपसे d की वैल्यू पूछ रहा है। तो प्लीज आप इसको जो भी ये आए ये आपके √d की वैल्यू है बच्चों, है ना। तो होपफुली ये जो कुछ भी आएगा ये अंडर रूट के फॉर्मेट में आएगा। तो आपको d की वैल्यू बतानी है, और जो इसका करेक्ट आंसर है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर इज द 6। तो आप सभी लोग जरूर चेकआउट कर लेना और मुझे बताना। अगले सवाल पे आते हैं। a इज द दिस वन, b इज द दिस वन, c इज द दिस वन, देन अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द वेक्टर a + b एंड b - c। यार आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है बच्चों, है ना, कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए 2 वेक्टर हमारे पास यहाँ पर है, और अगर हमें इसके नॉर्मल का वेक्टर बताना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दिस वन इज द a, दिस वन इज द b। अब एक ऐसा वेक्टर जो a और b के नॉर्मल है, तो वो कौन सा वेक्टर होता है? आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है सर, a क्रॉस b वेक्टर, यही होता है। अब इस सवाल में आपको क्या दे रखा है कि आपको a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है। कह रहा है कि आपको एक यूनिट वेक्टर बताना है जो कि नॉर्मल है किसके, a + b और b - c के। तो यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है बच्चों, ये a + b वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर कितना है सर, ये वेक्टर है b - c वेक्टर। अब मुझे आप सभी लोग खुद ही बता दो यहाँ पर सर कौन सा वाला वेक्टर होगा जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। कौन सा वेक्टर होगा भैया? इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। और हमें चाहिए क्या, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो जो वेक्टर आएगा हम उसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे, है कि नहीं। तो बहुत आराम से सर हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यहाँ पर सर a + b वेक्टर हम निकालेंगे। तो a + b वेक्टर यहाँ से निकाल लो। तो a वेक्टर कितना है भैया, दिस वन, i कैप + j कैप + k कैप, और b वेक्टर कितना है, b वेक्टर है सर -i कैप + 2j कैप + 2k कैप। तो यहाँ से हमारे पास a + b वेक्टर कितना हो गया, इसको निकाल लेते हैं। i - i हो गया सर 0 × i कैप, j + j ये हो जाएगा 3j कैप, और k + k ये हो गया हमारे पास 3k कैप। ठीक है, सिमिलरली सर यहाँ से b - c वेक्टर को भी हम निकाल लेते हैं। तो b - c वेक्टर, तो b वेक्टर हम यहाँ से लिख लेंगे -i कैप + 2j कैप + 2j कैप, और यहाँ से c वेक्टर आपके पास ये दिया गया है -i कैप + 2j कैप -k कैप। तो इन दोनों को आप सॉल्व करो तो -i और यहाँ से हो जाएगा +i, देखो -i और यहाँ से हो जाएगा +i, तो ये हो जाएगा 0 × i कैप, और यहाँ से 2j और यहाँ से -2j। ध्यान से देखना, यहाँ पर है 2j और यहाँ पर है -2j, तो यहाँ से हो जाएगा सर 0 × j कैप, यहाँ से है 2k कैप, है ना, ये k है, दिस वन इज द 2k कैप, और यहाँ से माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3k कैप। क्रिस्टल क्लियर। तो बेसिकली अब आपको बताना क्या है, अब आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो अगर मैं इसको p वेक्टर कह देता हूँ, है ना, और इस वाले वेक्टर को अगर मैं q वेक्टर कह दूँ, तो बेसिकली आपको निकालना क्या है सर, हमें निकालना है p क्रॉस q वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ p क्रॉस q वेक्टर। यही निकालना है कि नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारे को यूनिट वेक्टर निकालना है। बात समझ आया, मतलब p क्रॉस q वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा ये दोनों वेक्टर के, और हमें निकालना क्या है, हमारे को यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो जो वेक्टर आएगा हम उसको क्या करेंगे सर, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। आप आराम से इसको निकाल सकते हो, है ना। इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली आपको लेना है, ठीक है। तो यार यहाँ पर 0 है, 0 के साथ लोगे तो सब कुछ 0 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप सिमिलरली आप इसके साथ में ले लो, तो बहुत ही आसान सा सवाल बन गया। आप बहुत आराम से इसका आंसर मैच द कॉलम आप करा सकते, सॉरी इसका आंसर आप मैच करवा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से आप सब कुछ मल्टीप्लाई कर लो, है ना। जब आप दोनों को शायद मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर मैं दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके बताऊँ तो 0 को इसके साथ में 0, इसके साथ में 0, इसके साथ में 0, ठीक। 3 का इसके साथ में 0, इसके साथ में 0, तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा आपका 3j क्रॉस k वेक्टर। देखो 3j क्रॉस k वेक्टर, और k का इसके साथ 0, इसके साथ 0, और k क्रॉस k 0 हो जाएगा। तो बेसिकली 3j क्रॉस k वेक्टर आएगा, और 3j क्रॉस k वेक्टर कितना होता है, देखो i, j और k, j क्रॉस k वेक्टर होता है बच्चों 3i कैप। बात समझ आया। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका 3i कैप अपॉन मॉड 3i कैप, तो ये हो जाएगा 3i कैप अपॉन, यहाँ से मॉड 3i कैप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, ये अल्टीमेटली i कैप आ जाएगा। तो यहाँ से कौन सा पार्ट आ जाएगा, बी पार्ट विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने करा है, ऐसे ही आपको बोर्ड के पेपर में भी करना है।
अगले सवाल पे आते हैं, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x sin y dx प्लस sin x cos y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यार डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी सवाल में आपको क्या करना है सर, सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स आपको लिखना है। तो यहां से हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो ये क्या लिखा है, cos x sin y dx इज इक्वल टू माइनस sin x cos y dy, यही लिखा है सर, बिल्कुल सर यही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो यहाँ से सर dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस cos x इंटू साइन वाई अपॉन ये हो जाएगा सर sin x इंटू कॉस वाई, यही हो जाएगा, बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यार यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बड़े आराम से लगा सकते हो, y वाला सब कुछ y के साथ, x वाला सब कुछ x के साथ। तो यहाँ पर देखो cos y अपॉन यहाँ से आ जाएगा साइन वाई, है ना, इज इक्वल, और यहाँ पर डी वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स यहाँ पर x वाला सब कुछ ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा देखो cos x अपॉन यहाँ पर क्या है सर, साइन x है, साइन x डी एक्स। ठीक है, क्लियर। तो बस अब इसका इंटीग्रल बहुत आराम से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम साइन y को टी पुट करें तो cos y dy हमारा dt में चला जाएगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा ये आप ऐसे भी ले सकते हो, देखो cot y dy इज इक्वल टू माइनस टाइम्स cot x dx। ठीक, तो अगर हम इनका इंटीग्रल कर लें तो सर cot y का क्या हो जाएगा, ln mod sin y इज इक्वल टू माइनस ln mod sin x प्लस ln c लिखोगे। ठीक, ऐसे केसेज में आप आर्बिट्री कांस्टेंट को कभी c मत लिखो, आप आर्बिट्री कांस्टेंट को ln c लिखो। ठीक है, क्लियर। तो सब कुछ इधर लेके आएंगे, तो यहां से हो जाएगा देखो ln mod sin y प्लस ln mod sin x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा भैया, ln c, ln a प्लस ln b कितना हो जाएगा, ln a इंटू बी, तो ये हो जाएगा sin x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू ln c। तो बस ये दोनों साइड कंपैरिजन कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो sin x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कितना, c। दिस इज योर फाइनल आंसर। मुझे मैच करके बता दो कौन सा पार्ट आ रहा है। sin x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू सी, सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। अगले सवाल पे आते हैं, द एरिया बिटवीन द x एक्सिस y इज इक्वल टू cos x, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो सबसे पहला काम cos x का ग्राफ हम बनाएंगे सर 0 से लेके 2 पाई के बीच में। ठीक, तो ये हो गया 0, ये हो गया कितना पाई बाई 2, ये हो गया हमारा 3 पाई बाई 2, और 2 पाई कहाँ पर होगा, 2 पाई सर हमारा यहाँ पर होगा, दिस वन इज द 2 पाई। ठीक है, क्लियर। तो अब हमारे को cos x का हमें एरिया निकालना है, ये सारे के सारे पीरियड में हमारे को cos x का एरिया निकालना है। यार बड़ा अच्छा सवाल है वैसे आपके बोर्ड के लेवल पे। तो cos x का एरिया देखो हम सभी लोग जानते हैं कि इंटीग्रल जो भी ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसका एरिया पॉजिटिव देता है, जो भी नीचे है उसका एरिया नेगेटिव देता है। तो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में यहाँ से क्या लिखेंगे सर, cos x dx लिखेंगे, प्लस पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे सर, मॉड लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2, है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, cos x dx लिखोगे। ठीक, यहाँ पर क्या लगाओगे, मॉड लगाओगे। क्यों, क्योंकि जो एरिया x एक्सिस के नीचे है cos x हमेशा उसको क्या, सॉरी इंटीग्रल हमें क्या देता है सर, नेगेटिव देता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मॉड लगा देते हैं। उसके बाद सर 3 पाई बाई 2 से लेके और यहाँ पर 2 पाई, cos x हमारा ऊपर है, तो हम इसको जो है पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 4। तो सभी लोग इसको निकाल के ट्राई कर लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, क्लियर। अब आपको छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। ये जो cos x है ना, इसके एक हुड्डे का एरिया, ये पूरे हुड्डे का एरिया होता है 2, आधे हुड्डे का एरिया सर होता है 1, इसका एरिया होता है 1। तो अगर कभी भी ये ऑप्शन में आए तो ये करने मत बैठना, है ना, ये बिना मतलब का टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ, डायरेक्ट टिक मारना, आगे बढ़ जाना, कोई ज़रूरी नहीं है कि MCQ के आंसर को हम शो करें। तो यहाँ से इसका एरिया 1, इसका एरिया 2, इसका एरिया 1, मतलब अगर इसका भी एरिया पूछता तो इसका भी एरिया 1 है, लेकिन इसका एरिया पूछा नहीं है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो अच्छी तरीके से देख लो। अगले सवाल पे आते हैं यार, इंटीग्रल का सवाल है, बहुत ही बेसिक सा, कि e टू द पावर tan इनवर्स x, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, यहाँ पर सर tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो गया। ठीक है, क्लियर। तो बस अब आगे इसको निकाल लेना बेटा, बहुत ही ओरल सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2,1। यार ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, वैसे इस सवाल को इस MCQ में नहीं देना चाहिए था। ये सवाल वैसे 3-4 नंबर का सवाल है, तो आप सभी लोग जरूर ट्राई करो इस सवाल को। यार पैराबोला है ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4x, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब आपको कह रहे हैं कि आपको इस पर एक पॉइंट बताना है जो नियरेस्ट पॉइंट हो, कहाँ से 2,1 से। तो सबसे पहली बात आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी अगर आपसे नियरेस्ट पॉइंट पूछा जाए बच्चों, तो नियरेस्ट पॉइंट हमेशा किसके अलॉन्ग लाई करता है सर? नॉर्मल के अलॉन्ग लाई करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें कभी भी किसी भी कर्व से नियरेस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए तो नियरेस्ट पॉइंट हमेशा किसके अलॉन्ग लाई करेगा? नॉर्मल के अलॉन्ग। तो यहाँ कहीं पर मान लेते हैं 2,1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं सर x1, y1। ठीक है, क्लियर? तो यार अब हमें बताना क्या है? बेसिकली हमें x1, y1 हमें निकालना है, हमें x1, y1 हमें निकालना है। और ये वाली जो लाइन है, दिस इज द नॉर्मल टू द कर्व। ये लाइन क्या है? नॉर्मल टू द कर्व है। यहां पर मैं एक टेंजेंट भी बना रहा हूं। टेंजेंट क्यों बना रहा हूं? टेंजेंट इस वजह से बना रहा हूं सो दैट कि हम यहां पर चीजों को निकाल सके। तो यहां से हमें x1, y1 निकालना है। सबसे पहली क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि सर x1, y1 लाइज ऑन दिस कर्व, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। तो पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरी क्वेश्चन कहां से बनाएंगे? स्लोप से बनाएंगे। स्लोप से कैसे? यहां से देखो लिख लोगे 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4। ठीक, तो यहां से dy बाई dx एट x1, y1 पर ये कितना हो जाएगा? 4/2y1 हो जाएगा ना, 4/2y1। ध्यान से देख लो इसको, 4/2y1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो देख लो अच्छी तरीके से। तो यार यहां से अब आपके सामने ये स्लोप आ गया, देखो, है ना। तो अब ये जो स्लोप है, बेसिकली यहां से नॉर्मल का स्लोप अगर मैं निकालूं, यहां से स्लोप ऑफ द नॉर्मल, है ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल अगर हमें निकालना हो तो यहां से कितना आ जाएगा? y1 - 1 अपॉन x1 - 2 आ जाएगा ना। देख लो एक बार फटाफट, बिल्कुल सर यही आएगा, है ना। तो बेसिकली यहां से स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो जाएगा? यहां से अगर हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लिखना हो तो क्या हो जाएगा? m1 m2 बराबर -1, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स x1 - 2 अपॉन y1 - 1, यही हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो 4/2y1 लिखा है, 4/2y1 इज इक्वल टू, यही स्लोप किसका है? इसका है, x1 - 2 अपॉन y1 - 1। ठीक है, क्लियर? तो बस अब आपको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन हमारे पास देखो यहां से बन गई है। एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी है, मैं आपको साधारण सा बता दे रहा हूं। एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बनी है। बस दोनों को सॉल्व करके आपको x1 y1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, बस दैट्स ऑल। तो अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4y1 - 4 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखो माइनस है, तो ये हो जाएगा 2x1, y1, है ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4y1। यहाँ से कितना हो गया? प्लस का 4y1। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से y1 से y1 देखो कट गया, तो यहाँ से हमारे पास कितना आया? -4 इज इक्वल टू माइनस का 2x1 y1, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ से x1 y1 इज इक्वल टू कितना आ गया सर? 2 आ गया। ठीक, और दूसरी इक्वेशन यहाँ पर कितनी है? y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। ठीक, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/y1। ठीक, तो यहाँ से कितना हो गया? y1 क्यूब इज इक्वल टू 8, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब y1 की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से देख लो y1 की वैल्यू 2 है यहाँ पे। ठीक, तो सिमिलरली x1 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से x1 इज इक्वल टू आ जाएगा y1 स्क्वायर बाई 4, तो y1 स्क्वायर बाई 4, तो y1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 4/4 इज इक्वल टू 1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना आ गया सर? 1,2 आ गया। ठीक है, क्लियर है? अच्छी तरीके से देख लो, ये पॉइंट कितना आ गया सर? 1,2 आ गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर a⁵ की आपको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला काम ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे बच्चों? ऐसे केसेज में सर सबसे पहला काम हम a स्क्वायर निकालेंगे, a क्यूब निकालेंगे। आप यही पैटर्न करके आप a⁵ को आप निकाल सकते हो। तो जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं यार, a⁵ आप निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप a स्क्वायर निकालोगे तो बेसिकली ये 2 × i आएगा, है ना। तो एक अगर आप a⁵ अगर आप निकालोगे, मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, 2i⁵ आ जाएगा। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा? देखो a स्क्वायर जो आपका आएगा यहाँ पे, है ना, a स्क्वायर
वो आएगा 2 इंटू आई। सिमिलरली a टू द पावर 5 भी आप निकालना, 2i टू द पावर 5 है ना, 2ia आना चाहिए वैसे, 2ia, यहाँ पर भी 2ia, ये आपका बेसिकली 32a आएगा। ठीक, तो यहाँ से आप इसको निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, एक सिमेट्री बनेगी। बहुत ही आसान सा सवाल है, आई होप आप लोग कर पाओगे इसको। सिमिलरली यार ये वाला सवाल देखो क्या लिखा है सर, डेल्टा आपको दे रखा है, कोई भी एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, aij इज द कोफैक्टर ऑफ aij, देन द वैल्यू ऑफ द डेल्टा इज, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है सर, यहाँ पर कंसेप्ट बच्चों ये है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ जाती है। तो यहाँ पर a11 के साथ a31 जोड़ा है, तो ये तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं होगा। यहाँ पर देखो a11 के साथ कैपिटल A11, a21 के साथ कैपिटल A21, a31 के साथ कैपिटल A31 जोड़ा है। ठीक है, मतलब एक कॉलम के सभी नंबर के साथ उसी के कोफैक्टर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर दूसरे रो का एलिमेंट है, पहले रो का कोफैक्टर है, तो ये तो डिटर्मिनेंट हो ही नहीं सकता। अगला देखो, पहले रो का एलिमेंट, पहले रो का कोफैक्टर, पहले रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरे रो का पहला कोफैक्टर, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से कौन सा पार्ट आ गया भैया, यहाँ से आ जाएगा सर सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक, अब यहाँ से देखो आपको मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स आप कैसे निकालते हो, ये होता है सर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द ए, क्लियर। और सर एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब CIJ का ट्रांसपोज। आप ऐसे क्या करते हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हो। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं इसका, तो ये हो जाएगा सर x इंटू वाई जेड। ठीक, तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया भैया, XYZ आ गया इसका। बहुत उत्तम सर। अब हमें क्या निकालना है सर, कोफैक्टर से निकालना है। ठीक है, तो कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो CIJ इज इक्वल टू, पहले हम CIJ निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर में ये वाला साइन प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो कोफैक्टर निकालने के पहले ये सारे के सारे साइन को आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ये सबसे आसान तरीका है। अब सबके माइनॉर निकालते चलो। तो यहाँ पर जैसे x है, तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, प्लस का YZ। यहाँ पर 0 है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये 0 0, तो ये 0। यहाँ पे आओ तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, 0 0 तो 0। सिमिलरली यहाँ पर आएंगे तो ये रो और ये कॉलम हम छोड़ेंगे, है ना। जब इस वाले एलिमेंट का हम निकालेंगे तो यहाँ पर इसको और इसको काटेंगे तो ये 0 और ये 0, तो ये देखो सब कुछ 0 0 ही आ रहा है अभी तक, है ना, सब कुछ 0 0 आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब जरा इसको और देखते हैं, हाँ इस वाले एलिमेंट पर आओ जरा, यहाँ पर, तो इसमें इसको काटेंगे तो बेसिकली ये आ जाएगा XZ आ जाएगा, ये कितना XZ है ना। सिमिलरली आप इसको देखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पर प्लस है, तो हम यहाँ पर जब आएंगे तो बेसिकली दिस विल बी द XY, क्लियर। तो यार यहाँ से हमारे पास CIJ कितना आ गया सर, CIJ हमारे पास ये निकल के आ गया। तो अब हमें बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा CIJ का ट्रांसपोज। तो अगर हमें इसका ट्रांसपोज लिखना है तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, आई होप आप लोग पकड़ पा रहे होंगे, तो यही आ जाएगा, है ना। ट्रांसपोज अगर हम लिखेंगे तो सब कुछ यही आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा YZ 0 0 0 XZ 0, ये हो जाएगा 0 0 XY। ठीक है, क्लियर। तो ट्रांसपोज में भी हमारा क्या हो रहा है, यही आ रहा है ना, क्योंकि जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बनाएंगे, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम, तो अल्टीमेटली हमारा यही आ जाएगा। तो अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना है भैया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें ए इनवर्स अब हम निकालते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। तो यार मैं डिटर्मिनेंट को ना यहाँ से, 1 सेकेंड, ये क्या हो गया भाई ये तो कुछ और ही हो गया, खैर कोई नहीं, ये तो पता नहीं क्या हिल गया हाँ, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अब इसको मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें हम हर जगह पर क्या करेंगे भैया, XYZ से सर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस मैट्रिक्स अपॉन XYZ, तो 1 अपॉन XYZ, और यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है भैया, YZ कॉमा, यहाँ सॉरी 0 0, यहाँ पर कितना है XZ, और यहाँ पर 0 0 0
एक्स वाई, ठीक है क्लियर। तो इसमें हर एक जगह पर एक्स वाई जेड से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो इसको ना मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और वहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, सो दैट यहाँ पे जगह थोड़ी सी खाली हो जाए, ठीक है क्लियर। बताओ जल्दी से फटाफट। बिल्कुल सर क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक जगह पर एक्स वाई जेड से हम डिवाइड कर दो। तो जब यहाँ पर डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1/x, ये 0 0 0, 1/y 0 0, 1/z, है ना, यही आ रहा है। तो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x इनवर्स लिख सकते हैं, 0 0 0, y इनवर्स 0 0 0, z इनवर्स। तो हमारा बी पार्ट विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है क्लियर। अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है, अच्छा सवाल था ये। तो ऐसे सवाल बच्चों आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, तो ऑलवेज कीप इन माइंड। अब अगला सवाल है cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू पाई, है ना, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू पाई। तो आपको बताना है कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो x कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 से लेके पाई के बीच में करेगा, ठीक। अगला सवाल, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस a। तो भैया इस टाइप के सर्कल को कैसे लिख सकते हो, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है सर 2। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा सर 2। तो 2 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है क्लियर। तो 2 इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो सेगमेंट है बच्चों असर्शन रीजन का है। तो आपको हर एक सवाल में असर्शन रीजन के सवाल आपको मिलेंगे। तो पहला सवाल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन द फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट, है ना। तो आपको ये दे रखा है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो यार ये तो सही लिखा है, ठीक है। अब पहला सवाल कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस वन इज गिवन बाई y इज इक्वल टू 3x, है ना। तो आपको बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, किसकी, y इज इक्वल टू 3x आपके सामने लिख रखा है, ठीक है। तो बस आपको सिंपल सा काम, देखो अब आपको टिकी तो मारना है, तो आप ऑप्शन चेकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो, है ना, कि यहाँ पर आप सिंपल सा पुट करा के देख लो 1 3 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3 कर दो, ये सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। तो ये भी स्टेटमेंट सही है सही, तो ये वाला भी स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें मुद्दा ये है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दो के दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, ठीक है। तीसरा है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। दूसरा है दो के दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो दो के दोनों तो सही हैं, लेकिन अब ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल है और ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है। वैसे तो इन दोनों के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है ना, कोई भी इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दिस विल बी द बी ऑप्शन। आप यहाँ पे बी ऑप्शन को ही टिक मारोगे। सही तो दोनों हैं, लेकिन एरिया का इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ में कोई ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। समझ आए कि नहीं? तो यार यहाँ पर बिना मतलब का आप यहाँ पे ए ऑप्शन मत मारना, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं, असर्शन रीजन का द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है, इज π/4। दूसरा है दो लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल होता है उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन दिस वन। तो ये तो सही लिखा है, आप इसको भी क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अभी आपके हवाले है, अब इसको करके आप देख लेना बेटा। ये CBSE सैंपल पेपर का ही बेसिकली सवाल है, CBSE 2022 2023 के जो सैंपल पेपर का सवाल है ये उसी का ही है ना। तो अब आप इसको देख लेना, मैंने इसको बता भी रखा है। खैर अब आगे आ जाते हैं सेक्शन बी के ऊपर। हर एक सवाल 2 नंबर के हैं। वैसे देखो ये सैंपल पेपर में यार मोस्टली सवाल ना मैंने खुद ही छांट के इसमें डाले हुए हैं। तो अब देखो इसमें आपका ना ऐसा वेरिएशन हो सकता है कि 1 नंबर वाले सवाल भी कुछ ज़्यादा ही कठिन आपको लग रहे हो, है ना। मतलब ऐसा वेरिएशन हो सकता है कि आपको लगे कि सर 1 नंबर वाले सवाल में इतने कठिन। देखो अब मुझे क्या है कि मुझे आपको ना पेपर के फॉर्मेट में सवाल कराने हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेन कंसर्न इज दिस वन। अब आगे आ जाते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स 1/3 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1/3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे सर? तो साइन इनवर्स 1/3 माइनस, यार कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है सर? कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है भैया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स नहीं, कॉस इनवर्स 1/3, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया सर साइन इनवर्स 1/3 माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/3, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास आ गया देखो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 माइनस का पाई। अब भैया यहाँ पर आप क्या लगाओगे? हम जानते हैं क्या सर? साइन इनवर्स एक्स प्लस
कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है सर, पाई/2। तो बस अब आप यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा पाई/2 माइनस पाई, दैट इज इक्वल्स टू माइनस पाई/2। और यही हमारा क्या हो गया सर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। एक बार अच्छी तरीके से देख लो, जरा सा भी अगर कोई डाउट है तो मुझे तुरंत बता दो फटाफट। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी से देख लो फटाफट, कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं है सर, है ना, एकदम नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आई होप आप सभी लोग पकड़ पा रहे होगे कि सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस टाइप की है, dy/dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx टाइप का है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास px इज इक्वल टू कितना आ गया सर, दिस वन इज द 2, यहाँ से qx इज इक्वल टू कितना है, e⁻3x, बात बराबर। तो सबसे पहला काम सर क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा e⁻px dx, तो यहाँ से हो गया e⁻2 इंटू dx, तो ये हो गया e⁻2x। क्लियर। तो दूसरा काम हम क्या करते हैं सर, सॉल्यूशन इक्वेशन लिखते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट साइड वाला फंक्शन dx प्लस c। तो सब कुछ यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो y इंटू e⁻2x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है यार, e⁻2x, राइट साइड वाला फंक्शन कितना है, e⁻3x dx प्लस c। ठीक है, क्लियर। देख लो एक बार फटाफट, बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू e⁻2x इज इक्वल टू e⁻5x dx प्लस c। अब यार e⁻5x का इंटीग्रल हो जाएगा सर e⁻5x/5 प्लस c, और ये हो जाएगा y इंटू e⁻2x, दैट इज द आवर फाइनल आंसर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, जल्दी से देख लो फटाफट, एकदम क्लियर है ना सभी बच्चों को। तो ये बेसिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी डाउट अगर जरा सा भी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं यार, यहाँ पर ये और टाइप का सवाल है, तो मैं बेसिकली आपको ये बता दे रहा हूँ, इसको आप घर से ट्राई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का हमें बेसिकली डिटर्मिनेंट हमें ओपन करके बस सिंपल सा डिटर्मिनेंट हमारे को निकाल लेना है। तो यार यहाँ से हो जाएगा देखो 0, ये हो गया 0 प्लस साइन बीटा इंटू साइन बीटा, है ना। तो ये तो सब कुछ 0 है, तो मुद्दा ही खत्म हो गया। यहाँ से है देखो माइनस साइन अल्फा, ठीक, यहाँ से माइनस साइन अल्फा, तो ये कितना होगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, और यहाँ से माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, क्लियर। तो यार यहाँ से माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा है ना, तो यहाँ से देखो माइनस का साइन अल्फा, तो ये कितना हो गया माइनस, देखो यहाँ से ध्यान से, ये माइनस साइन अल्फा, तो एक सेकेंड, है ना। तो यहाँ से देखो माइनस साइन अल्फा है, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा बेटा, यहाँ से थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, दैट इज द माइनस साइन अल्फा, और यहाँ से माइनस साइन अल्फा इंटू 0, ये हो गया 0, और यहाँ से माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, है ना, दिस वन, और यहाँ से हो गया माइनस का कॉस अल्फा, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक, और ये हो गया हमारे पास 0। अच्छी तरीके से देख लो। तो यार ये तो यहाँ पर 0 है, तो ये सब कुछ 0 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से ये भी 0, और यहाँ से ये कितना आ गया सर, प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, और ये कितना हो गया माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यही आ गया ना, बिल्कुल सर यही आ गया। ये सब कुछ कट के यहाँ से कितना आ गया सर, 0 आ गया, यहाँ से सब कुछ काट छांट के कितना आ गया भैया, 0 आ गया। ठीक, अभी दूसरा सवाल और वाला अपने आप ही कर लेना, आसान सा सवाल है, आराम से कर सकते हो। अगला सवाल, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, दिस वन। ठीक है, अब यार अगर हमारे पास कहीं पर भी कोई भी एक वेक्टर अगर आपको दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i वेक्टर माइनस 7j वेक्टर माइनस का 3k वेक्टर, मान लो अगर हमारे पास ये दे रखा है, तो भैया यहाँ पर हमारे पास इसका जो drs है, यहाँ से इसका हमारे पास drs कितना हो जाएगा, drs हो जाएगा सर 2 माइनस 7 माइनस 3, ठीक। और अगर हमारे को dcj लिखना होगा तो dcj आप कैसे लिखते हो, अगर कहीं पर भी हमारे पास drs abc हैं, तो हमारा जो dcj होता है, dcj हम कैसे लिखते हैं सर, a अपॉन अंडर रूट ऑफ इन तीनों का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सिमिलरली b अपॉन इन तीनों का स्क्वायर, सिमिलरली c अपॉन इन तीनों का स्क्वायर। ठीक, तो यार अब ये काम करके आप यहाँ पर लिख लेना, जो भी आपका आंसर है यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बेटा रिकॉल करा दिया है, आई होप आप सभी लोग कर पाओगे। अगले सवाल पे आते हैं, इवेल्युएट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये सवाल बेसिकली किस टाइप का है सर, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का सवाल है।
एक सवाल आपके पेपर में इस टाइप का पूछा जाता है, तो इस टाइप के सवालों को हम करते कैसे हैं भैया? सर लीनियर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, इसी तरीके से हम करते हैं ना, ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। तो बस यही तरीका अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ से सर लीनियर कितना है, x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड प्लस म्यू, यही हो गया। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो एक्स लैम्डा टाइम्स ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वन एंड प्लस म्यू, ठीक। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 लैम्डा टाइम x प्लस लैम्डा प्लस म्यू, ठीक। अब हम क्या करेंगे सर, दोनों साइड लैम्डा और म्यू को कंपेयर कर देंगे। तो दोनों साइड लैम्डा और म्यू को कंपेयर कर दो। तो यहाँ पर कितना है x, तो यहाँ पर लैम्डा का, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 लैम्डा, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया सर 1/2, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। दूसरा क्या है सर, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू कितना 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, ठीक। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आप हाफ पुट कर दोगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। तो बेसिकली अब ये जो इंटीग्रल है यहाँ पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह पर दिस वन, आपको यहाँ पर x की जगह पर ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो यहाँ से अगर हम इस इंटीग्रल को लिखें तो x की जगह पर लैम्डा टाइम, यहाँ से हम लिख सकते हैं सर 2x प्लस 1 प्लस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही लिखेंगे, बिल्कुल सर यही लिखेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भैया हाफ, तो ये हाफ टाइम्स 2x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, और यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी है -1/2, तो यहाँ से आ गया -1/2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, बिल्कुल सर यही हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अब यार ये इंटीग्रल ना हमारा देखो दो पार्टों में डिवाइडेड हो गया। दो पार्ट कौन कौन से सर, एक ये हो गया सर I1 और एक ये वाला इंटीग्रल हो गया सर I2, यही हो गया, I1 और I2 दोनों में डिवाइडेड हो गया। तो यहाँ से अगर हम I1 को सॉल्व करते हैं तो I1 में 1/2 टाइम, अगर मैं न्यूमरेटर को t पुट कर दूं, न्यूमरेटर को t पुट करने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से देखो 2x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर dt हो गया, है ना। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा सर dt अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग मॉड t आ जाएगा हाफ टाइम। तो यार यहाँ से ये लिख सकते हैं हम लॉग रूट टी, अगर हम हाफ को अंदर लेके जाएंगे तो ये लॉग रूट टी लिख सकते हैं। तो यार यहाँ पर जो t की वैल्यू हमने क्या मान रखी है दिस वन, तो यहाँ पे हम सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लॉग, और यहाँ पर रूट t की वैल्यू है कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ गई है भैया, I1 की वैल्यू सर हमारे पास ये आ गई है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। तो जल्दी से एक बार देख लो फटाफट, कोई भी डाउट अगर किसी भी बच्चे को है तो बताओ। तो यहाँ से हमारे पास सर I1 कितना आ गया, I1 आ गया सर लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही आ गया ना, ठीक है। तो यार यहाँ से अब I2 को निकालता है, तो सर I2 इज इक्वल टू माइनस का हाफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है क्वाड्रेटिक, एक बार को चेकआउट कर लेते हैं, हाँ यही है, ठीक है। तो अब इसको हमें निकालना है, तो बेसिकली हम इसको कैसे निकालेंगे भैया, ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो -1/2 dx अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा भैया एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर -1/4 प्लस 1, हमें क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो बेसिकली -1/2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ये कितना हो गया x प्लस हाफ होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया प्लस 3/4 हो गया, कितना प्लस का 3/4, क्लियर। तो 3/4 को लिख सकते हैं √3/2, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया देखो -1/2 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर। अब ये किस फॉर्मेट का है सर, अब ये फॉर्मेट है यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का, ये होता क्या है सर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, यही होता है। आप बोर्ड के पेपर में फॉर्मूला जरूर लिखिए, अदरवाइज बेटा एग्जामिनर नंबर छांट देगा, उसको कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या लगा रहे हो। तो यहाँ से बताओ कितना लिखेंगे -1/2, है ना। अब यहाँ पर 1 अपॉन a, तो a कितना है √3/2, a कितना है √3/2 tan इनवर्स x/a, x की जगह पर कितना है x प्लस हाफ अपॉन a की जगह पर √3/2, क्लियर एंड प्लस c, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया -1 अपॉन √3 tan इनवर्स,
अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x + 1/√3 और 2 से 2 तो कट जाएगा। तो यार यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, I2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है, अगर आपको फाइनल आंसर लिखना होगा तो आप फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, पूरा का पूरा आंसर में आप क्या लिखोगे सर, I1 + I2। तो I1 कितना है सर, log √x² + x + 1 और I2 कितना है -1/√3 tan 1 2x + 1/√3 + c। दिस इज योर फाइनल एंड लास्ट आंसर। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा फाइनल और लास्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है अब देखो ये सैम्पल पेपर मैंने खुद ही बना दिया था बेटा। अब कई जगहों पर थोड़े मोड़े सवाल ऊपर नीचे हो सकता है कि देखो अब ये सवाल लंबा है, ये सवाल आपका थोड़ा सा 2 नंबर का तो सवाल नहीं है ना, लेकिन मैंने स्टिल डाल दिया। खैर कोई बात नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी है, किसी भी बहाने से प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को नहीं है। यार देखो बहुत मेहनत लगती है बेटा सैम्पल पेपर वगैरह बनाने में, फिर आपको कराने में, तो प्लीज़ यार आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं सारी चीज़ें, है ना। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिले यहाँ पे। और मैथमेटिक्स में बेटा मैं आपको गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता जितना मैं आपको करा दे रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आपकी जो प्रैक्टिस है ना बेटा, जो सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस है, मैं ये मानता हूँ कि सैम्पल पेपर में आपके हार्डेस्ट सवाल होने चाहिए एज कंपेयर टू द CBSE के। क्योंकि जब आप इनको करोगे ना तो आपके दिमाग खुल जाएगी, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। तो ये आपका और हार्डर होना चाहिए एज कंपेयर टू द CBSE, ताकि जब आप पेपर देने जाओ तो आपका पेपर बहुत हलवा टाइप का लगे। तो इस वजह से अब सवालों को मैंने रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो कठिन होगा ही। अगले सवाल पे आते हैं। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ऑन द संडे, ऑल्सो इट नोन एज Px = दिस वन, वेयर k इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर, है ना। बेसिकली आपको बताना क्या है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आप कम से कम 2 घंटे पढ़ते हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 2 आपको बताना है। ठीक, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं सर, सबसे पहला काम सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर एज यूजुअल x और यहाँ पर PXI। तो x = कितना है भैया, x = है सर 0 1 2, यहाँ पर है सर 3, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर 5 या अदरवाइज हम लिख लेंगे। ठीक, तो ये हो गया 0 1 2 3 4। ठीक है, तो x = 0 के लिए बेटा ये कितना है सर 0.2 है। x = 1 के लिए तो यहाँ पर kx है, तो आप x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो ये k आ गया। x = 2 के लिए तो ये 2k आ जाएगा। x = 3 के लिए 4 - 3 हो जाएगा 1, तो ये बचेगा k। x = 4 के लिए तो 4 - 4 यहाँ पर हो जाएगा 0, अदरवाइज 0, मतलब आगे 5 6 7 सबके लिए क्या होगा, 0 होगा। अब आपको निकालना क्या है सर, प्रोबेबिलिटी x > 2 निकालना। देखो यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर। एटलीस्ट 2 आवर का मतलब है कि आप कम से कम 2 घंटे पढ़ रहे हैं या 2 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 आवर आप कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी x > 2। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5, ऐसे करते आप लिखते चले जाओगे। तो भैया x = 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ से सर 2k। x = 3 की कितनी है बाबू, ये है सर k। x = 4 की आगे 0, बाकी सब 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से बेसिकली ये कितना हो गया सर 3k हो गया। अब यहाँ पर मुद्दे की बात है भैया k की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सर k की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जानते हैं कि जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, मतलब PXI = कितना होता है सर 1 होता है। मतलब ये सब कुछ जोड़ दो = कितना 1, तो मतलब 0.2 प्लस k प्लस 2k प्लस k प्लस 0 प्लस 0 = 1। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, देखो 2 1 3 1 4, 4k प्लस 0.2 = 1, मतलब 4k = 0.8। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0.2। k की वैल्यू कितनी आ गई सर 0.2। ठीक, तो बस यही k की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब 3 × 0.2 = कितना 0.6। तो 0.6 इज द राइट आंसर। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जितने भी बच्चे आप सभी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप इस सवाल को बाद में खुद से ज़रूर ट्राई करना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मतलब ये सवाल कई बार PYQs में पूछा गया और आपके पेपर में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छा।
अब आगे आ जाते हैं सेक्शन सी में। सारे के सारे सवाल बच्चों 3 नंबर के सवाल हैं, तो एकदम भन्नाटे तरीके से सवालों को उड़ाते हैं, जो भी करने लायक सवाल है। पहला सवाल ये है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। हमारे को इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के यार बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो इसको होमोजेनियस इक्वेशन से कर लो, दूसरा तरीका इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। तो चलो जल्दी से ट्राई करो जब तक मैं पानी पीता हूँ। देखो जब रिकॉर्डिंग वीडियोज करते हैं ना, लगातार बोलना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है जिसकी हद नहीं है, 1 सेकंड में रुक नहीं सकते ताकि आपका समय खराब नहीं हो, है ना। तो बेटा बहुत मेहनत लगती है। क्लियर। तो अब कैसे करेंगे बताओ, सिंपल सा काम, हम यहाँ से सर x से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x बाई एक्स प्लस 2 इंटू वाई बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया देखो dy बाई डी एक्स माइनस 2 बाई एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, बिल्कुल सर बन गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की px कितना है, इसका है सर px इज इक्वल टू माइनस का 2 बाई एक्स, qx कितना है, qx है सर इज इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहला काम एज यूजुअल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस का 2 बाई एक्स डी एक्स, ये कितना हो गया e टू द पावर माइनस 2 लॉग मॉड x। तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ये 2 अंदर चला जाएगा, अब माइनस को अंदर लेके जाते हैं, e टू द पावर लॉग 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन इक्वेशन लिखना है। तो सोल्यूशन इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट साइड वाला फंक्शन qx, और ये पूरे का dx प्लस c, ठीक है। तो बस अब सब कुछ यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। y इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू राइट साइड वाला फंक्शन कितना है सर 1 है, dx प्लस c। तो यार अब ये इसको यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से, ठीक, तो इसको यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। देखो ये कितना आ गया सर y बाई एक्स स्क्वायर, y बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी, यही आ जाएगा ना, देख लो एक बार, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। तो बस हमारा आंसर आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, है ना। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, यही हमारे को प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। क्लियर। तो ये क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं है सर, है ना, एकदम अच्छी तरीके से समझ आ गया। बताओ एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, कोई समस्या जरा सा भी बिल्कुल नहीं है सर, है ना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इस सवाल को देखो। द सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। बहुत आसान सा सवाल है, पहला ही सवाल आपको बताता हूं, दूसरा आप घर से ट्राई करना। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब पहली बात तो मॉड ए इज इक्वल टू 1 है, मॉड बी इज इक्वल टू 1 है, दोनों का सम भी कितना है सर 1 है। ये आपको इतनी दूर तक दे रखा है। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज द दिस वन। आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब मॉड ए माइनस बी, आपको ये प्रूफ करना है कि सर ये √3 होगा, ठीक है। क्लियर। तो यार बहुत आराम से बता सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे सर, इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी निकालेंगे। बिल्कुल सर, यहाँ से मॉड ए की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 2a डॉट बी, तो ये बेसिकली कितना हो गया 2 माइनस 2a डॉट बी। क्लियर। तो बेसिकली हमें a डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से दोनों साइड होल स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो दोनों साइड आप अगर होल स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू कितना 1। तो यार इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1। तो a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, यहाँ से देखो ये 1 से 1 कट गया, तो बेसिकली कितना आ जाएगा -1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1/2। तो बस अब यहाँ पर आपको -1/2 आपको सब्सटीट्यूट कर देना है। तो 2 - 2
-1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो यार मॉड a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 1 इज इक्वल्स टू कितना, 3। तो मॉड a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, √3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3। क्रिस्टल क्लियर। अब अगला सवाल ये आपके हवाले है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है, बहुत आराम से कर सकते हो। अगला सवाल आप ट्राई कर लेना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2a एंड द y एक्सिस। ठीक है, ये सवाल अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको सवाल खुद ही ट्राई करना। देखो, दिस इज अ ग्राफ ऑफ किसका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। ये किसका ग्राफ है सर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला का, और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2a, ये लाइन है। ठीक, और दिस वन इज द y एक्सिस। आपको एरिया कौन सा बताना है सर, एरिया हमारे को ये वाला एरिया बेसिकली बताना है। ठीक है, क्लियर। तो y इज इक्वल टू 2a लाइन इज द दिस वन, y एक्सिस के बीच में एरिया बताना है। तो एरिया आप कैसे लिखोगे सर, एरिया इज इक्वल टू, हम y के रिस्पेक्ट में इसका एरिया निकालते हैं। क्यों, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इसका एरिया निकालना कंपैरेटिवली आसान है ना। तो ये हो जाएगा कितना, y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a, है ना। तो 0 से लेके 2a। यार यहाँ पर ऊपर कौन सी लाइन है सर, ऊपर है 2a, नीचे कौन सा कर्व है, नीचे है पैराबोला। तो ये पैराबोला की इक्वेशन x के टर्म में लिखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y स्क्वायर बाई 4a, और यहाँ से dy। ठीक है, क्लियर। तो अब ये सोल्यूशन आप निकाल लेना, जो भी आपका आंसर आए वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, एरिया का सवाल है, आई होप बहुत आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। अगले सवाल पे आते हैं, इवेल्युएट। अभी तक हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पर हैं। इवेल्युएट π/6 से लेके π/3 1/√10x। तो इसको मान लेंगे i इज इक्वल टू π/6 से लेके π/3 dx अपॉन 1 प्लस, इसको लिख लेंगे सर √sin x अपॉन cos x, बिल्कुल लिख लेंगे सर। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, π/6 से लेके π/3 1/√cos x प्लस √sin x अपॉन √cos x dx। i इज इक्वल टू यही हो जाएगा, बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √cos x dx अपॉन √sin x प्लस √cos x। हम लिख सकते हैं लिमिट कितनी है, π/6 से लेके π/3 dx। ठीक, अब बेसिकली हमारे को ये इंटीग्रल निकालना है। अब इस इंटीग्रल में एक कमाल की बात है सर, यहाँ पर हम लगाएंगे किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है सर, वैसे इसको लिखना मत पेपर में, ये बस एक नाम है, कोई रजिस्टर्ड नाम नहीं है। तो x की जगह पर क्या लगाएंगे सर, π/3 प्लस π/6 माइनस का x। और भैया π/3 प्लस π/6 कितना होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर हर एक जगह पर x की जगह पर π/2 माइनस x हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो i की जगह पर दिस वन इज द π/6, ये हो गया π/2। cos π/2 माइनस x कितना होगा, √sin x अपॉन साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस cos का क्या हो जाएगा सर sin x, और यहाँ पर dx। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सर जोड़ देंगे। तो दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेटा आप स्टेप जरूर लिखना, π/6 से लेके π/2। जब आप दोनों जोड़ोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर आपके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √cos x प्लस √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x, यही हो जाएगा ना dx। तो यार ये दोनों काट दो, तो यहाँ पर बचेगा सर 1। तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2 माइनस π/6 है ना, और सॉरी π/2 नहीं है बेटा, π/3 है ना, ये π/3 है। तो π/2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये है ना, इसको सही कर लेना बेटा, ये π/3 है। ठीक है, ये π/3 है, तो इसको सही कर देते हैं। ठीक, तो ये कितना है भैया, ये है π/3, तो ये भी हमारा π/3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी π/3 माइनस π/6 है ना। तो ये बेसिकली आ रहा होगा π/6 आ जाएगा, π/3 में से π/6 घटाएंगे π/6 आ जाएगा। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली i की वैल्यू π/12 आ जाएगी। तो i की वैल्यू π/12 इज द राइट आंसर, π/12 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से देख लो। कोई भी डाउट भैया किसी भी बच्चे को, हाँ या ना जल्दी से देख लो, जरा सा भी कोई समस्या है तो मुझे आप बता सकते हैं।
अगला सवाल है यार दिस वन। अब मैं आपको बता दूं ये सवाल भी सीबीएसई के सैंपल पेपर का ही है। तो यार ये सीबीएसई का सैंपल पेपर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये जो सीबीएसई का 2023 का सैंपल पेपर है ये उसका सवाल है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगला सवाल ये भी यार सीबीएसई के 2023 के सैंपल पेपर का ही सवाल है। तो मैंने ये दो सवाल आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए डाल दिया था, क्योंकि कई बार को सीबीएसई भी क्या करती है कि मॉडल पेपर के सेम सवाल को उठा के पकड़ा देती है। तो ये सवाल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक है, तो आप जरूर उसको चेकआउट करना। ये सवाल भी मैंने आपको करवा रखा है, ये भी मैंने वहीं से ही उठाया, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं 5 नंबर के सवालों के ऊपर एज यूजुअल। यार सबसे पहला सवाल लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, सभी बच्चे जरूर देखो फटाफट, है ना। देखो एलपीपी के सवालों का हमारे पेपर में 5 नंबर का वेटेज है। तो यहाँ से देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे? एज यूजुअल ग्राफ ड्रॉ करने की टेक्निक क्या है? सबसे पहली इक्वेशन है सर 2x + 3y = 13। तो यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए कभी भी हम इक्वलिटी नहीं लगाते। तो x/13/2 मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, y/13/3 = कितना 1। ठीक, ये हो गई पहली वाली लाइन। सिमिलरली दूसरी लाइन को लिखते हैं। दूसरी लाइन क्या है भैया? 3x + y = 5। तो सर यहाँ से x/5/3 + y/5 = 1। ठीक, अब यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस इंटरसेप्ट हमें लिखना है। तो जो पहली वाली लाइन है आप देख सकते हो कि इसका x एक्सिस इंटरसेप्ट 13/2 है। तो x एक्सिस इंटरसेप्ट 13/2, 0 है। दूसरी वाली का 5/3 है। तो दूसरी वाली का यहाँ पर 5/3, 0 है। पहली वाली का जो y एक्सिस इंटरसेप्ट है 13/3, मतलब लगभग ये 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो पहली वाली का जो ये इंटरसेप्ट है वो यहाँ पर कहीं पर होगा और दूसरे वाले का ऊपर होगा, क्योंकि दूसरे वाले का y एक्सिस इंटरसेप्ट जो है 5 है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहली वाली लाइन होगी, पहली वाली लाइन हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। पहली वाली लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से देखो एक बार फटाफट। पहली वाले दूसरी लाइन ये क्या है? दिस लाइन इज द लाइन L2, है ना। और पहली वाली लाइन 13/2 से पास होगी। तो ये वाली जो लाइन है ये यहाँ कहीं से होके गुजरेगी। जरा ध्यान से देखना इसको, थोड़ा सा इसको और मोड़ते हैं, है ना। तो ये लाइन जो है कुछ इस तरीके से होके निकलेगी। इसको अलग कलर से कर देते हैं, हाँ ठीक है, क्लियर। तो ये जो है दिस विल बी द y एक्सिस, इसका इंटरसेप्ट ये हो जाएगा 0,13/3, है ना। और ये दूसरी वाली लाइन का इंटरसेप्ट है तो 0,5 हो जाएगा, लाइन L2। ठीक, तो ये हो गई लाइन L1, ये हो गई लाइन L2। अब हमारे को निकालना है कि कौन सा रीजन जो है फिजिबल रीजन होगा, है ना। तो फिजिबल रीजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक जगह पर y की वैल्यू को देखते हैं। तो पहले वाले में देखो जरा, यहाँ पर 3y ≤ 13 - 2x। दूसरे वाले में y ≤ 5 - 3x। आप क्या करते हो, y को पॉजिटिव बनाते हो अगर आगे लेस देन इनइक्वालिटी है, मतलब लाइन के नीचे का हिस्सा। तो मतलब पहले देखो लाइन L2 में क्या है, y के आगे लेस देन इक्वल टू, तो लाइन L2 के नीचे का हिस्सा, पहले वाले इसमें भी नीचे का हिस्सा। तो बेसिकली जो आपका फिजिबल रीजन बनेगा वो फिजिबल रीजन बेसिकली आपका ये बन जाएगा, फिजिबल रीजन ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हो गया, एक तो हो गया ये ओरिजिन, और एक तो ये हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। और एक पॉइंट ये और आएगा, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, दोनों लाइन को सॉल्व कर लो, है ना। तो दोनों लाइन को हम सॉल्व करके आराम से इस वाले कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो दोनों लाइनों को। पहले लाइन की इक्वेशन क्या है भैया, 2x + 3y = 13। दूसरी कितनी है, 3x + y = 5, है ना। एक काम करते हैं, दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। तो 2x + 3y = 13, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9x + 3y = 15। दोनों को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ये कट गया, 9 में से 2 घटाओ, -7x = यहाँ से कितना आएगा, 15 में से 13 घटा दो तो -2। तो x = कितना आ गया, 2/7। x = कितना आ रहा है, 2/7। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लो फटाफट, x = कितना आ रहा है, 2/7। ठीक, तो सिमिलरली यार y की भी वैल्यू निकालो। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x + 3y = 13। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 4/7 + 3y = 13। तो यहाँ से इसको और सॉल्व करो तो 3y = 13 - 4/7, है ना।
तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आप कैलकुलेट करो जल्दी से फटाफट, y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आप निकालोगे तो आपकी 29/7 आएगी। तो y की वैल्यू आपकी 29/7 आएगी, है ना। तो इसको निकाल लेना। तो x की वैल्यू आ गई 2/7 और y की वैल्यू जो है 29/7 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो बस अब बेसिकली आपको निकालना क्या है, आपको z को मैक्सिमाइज करना है। आपको अल्टीमेटली सवाल में क्या करना है सर, z को मैक्सिमाइज करना है। तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट हैं सब पर आपको z की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, सब सर हम बनाएंगे यहां पर एक टेबल, यहां पर हम बनाएंगे एक प्यारा सा टेबल, और यहां पर सर हम लिखेंगे क्या, यहां पर हम लिखेंगे क्या, कॉर्नर पॉइंट, है ना। यहां पर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट, और यहां पर क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू 9x + 3y, 9x + 3y। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम ये लिखेंगे। तो यहां पर आप ऐसे टेबल बनाओगे। तो अब यहां पर पहला पॉइंट क्या है भैया, एक पॉइंट है 5/3, 0। तो एक एक पॉइंट यहां पर लिख लो, 5/3, 0 पहला पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली यहां से दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 0, 13/3। दूसरा पॉइंट क्या है, 0, 13/3, है ना। तो इसको भी यहां पर बनाओ। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है, 0, 0। तो इसको भी यहां पर बनाओ। यार ये चेंज नहीं कर पा रहा हूं, ये भी इसको बनाओ यहां पे, है ना। चौथा पॉइंट क्या है भैया, चौथा पॉइंट है सर 2/7, 29/7। ये है 2/7, 29/7, है ना। तो इतने सारे वैल्यूज आपको निकालने हैं। तो यहाँ से आपको हर एक z की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से देखो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इंटू x की वैल्यू है सर 5/3 + 0। तो 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया 15। यहाँ से z की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 0 + 3 इंटू 13/3। तो ये आ गया सर 13। फटाफट निकालो। यहाँ से z इज इक्वल टू, दोनों 0 है तो ये आ गया 0। यहाँ से z इज इक्वल टू 9 इंटू 2/7, तो 9 इंटू 2/7 प्लस 29/7 इंटू 3, है ना। तो इसको कैलकुलेट करो फटाफट। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18/7 प्लस 3 9 जा 27 और 6, है ना। देखो 3 6 2 8, 87 आएगा 7, है ना। 3 9 जा 27, 2 और 6 2 8, हाँ ठीक है। यहाँ से ये कितना आ गया बताओ, 8 7 15 और 8 1 9 1 10, है ना। 7 कितना आया ये 15, हाँ 15 आया। तो यहाँ से हमारा बेसिकली z मैक्स कितना आया, z मैक्स किन किन पॉइंट पर आया, तो z मैक्स हमारा यहाँ पर आ रहा है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, z मैक्स एट कहाँ पर, z मैक्स एट कहाँ पर, एक आ जाएगा आपका 5/3, 0 पर एंड 2/7, 29/7 पर। ये 2 पॉइंट पर बेसिकली आपका z मैक्स आने वाला है। ठीक है, क्लियर। अगले सवाल पे आते हैं। तो यार अगला सवाल है, देखो रिलेशन एंड फंक्शन का, द रिलेशन आर इन द सेट गिवन बाय दिस वन। तो यहाँ पर बेसिकली ये और टाइप का सवाल है ना, और टाइप का है, दोनों सवाल है। तो इनमें से एक सवाल अभी करेंगे, एक सवाल आप घर पे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला काम ये रिलेशन एंड फंक्शन के सवालों को करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या चेक करेंगे सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम सर कैसे चेक करेंगे सर, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4। तो यहाँ पर हम देखो सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 ये बिलोंग्स टू आर है। देखना जरा 1 1 2 2 का है, 2 2 3 3 4 4 ये सारे के सारे आर में हैं, है ना। सो दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख लेना बेटा, है ना। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना। बस मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ कंसाइज करने के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखना जरा 1 2 बिलोंग्स टू आर है ना। लेकिन क्या 2 1 आर में है, तो यहाँ से 2 1 जो है आर में नहीं है, 2 1 देखो आर में नहीं है। सो दैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन जो है नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अगला रिलेशन जरा देखो तीसरा
तीसरा क्या करेंगे सर, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए 3 पॉइंट चाहिए होंगे हमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 1 1 तो आर में है, 1 1 आर में है एंड 2 2 भी आर में है, ठीक। तो यहाँ से 1 2 जो है आर में होना चाहिए, तो 1 2 भी आर में है ना। तो ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। अब अगला सवाल है, ये डिफाइंड बाई, आपको ये चेक करना है कि ये 1 1 या ऑन टू होगा कि नहीं, है ना, क्या ये 1 1 है या ऑन टू है। बेटा ये सवाल शायद पूरा नहीं लिखा उसने, तो ये सवाल जो है ये इसका है कि ये सवाल 1 1 है या ऑन टू है, तो आपको बेसिकली चेक करना है FR2R, है ना। तो आप ये समझ सकते हो कि ये सवाल जो है हमें 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं सर, फॉर 1 1 के लिए हम क्या करते हैं बताओ, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से बेसिकली x1 स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2 होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सर होना चाहिए। तो ये बेसिकली अब यहाँ से निकाल लो आप, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप 1 1 चेक करोगे, सिमिलरली आप ऑन टू भी चेक करोगे। इस सवाल को आप घर से ट्राई करना। अगले सवाल पे आते हैं यार, यहाँ पर देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल है, मैंने सेम सवाल आपको इसी पर बेस्ड आज एक करा दिया है, तो प्लीज़ आप इसको घर से ट्राई करना। और ये वाला सवाल आपको मैं हिंट दे देता हूँ, तो आप इसको भी घर से ट्राई करना। यहाँ पर इस सवाल में सबसे पहले काम क्या करेंगे सर, हम लैम्डा मान लेंगे, तो जनरल कोऑर्डिनेट आप लिखोगे, है ना। तो जनरल कोऑर्डिनेट सबसे पहला काम, किसी भी लाइन का हम क्या लिखते हैं सर, जनरल कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से यार जनरल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से सर अगर हम जनरल कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, इसको लैम्डा मान लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा सर 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, सिमिलरली 2 लैम्डा प्लस 3, आप ऐसे लिखोगे ना जनरल कोऑर्डिनेट, आप इसको लैम्डा मान लोगे। तो यहाँ से 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3, ऐसे लिख लोगे। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ गया कितना, ये जनरल कोऑर्डिनेट, ठीक। अब कह रहा है ये एक लाइन है, देखो ये एक लाइन आपको दिया है, कह रहे हैं कि इसकी 1 2 3 से डिस्टेंस कितनी है, 6/√2, है ना। मतलब 1 2 3 से डिस्टेंस, यहाँ पर कोई एक कोऑर्डिनेट है क्या, 1 2 3, कह रहा है कि यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है ये 6/√2 है, ये कितनी है 6/√2। तो बस अब आपको क्या करना है, PA मान लो, इसको मैं A कह देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से आपको PA बराबर देखो कितना दे रखा है, 6/√2 आपको दे रखा है। तो जब आप PA के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। बस यही लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो बेटा, प्लीज बी सीरियस, आप इस सवाल का आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पहली चीज ये पॉइंट कितना आ रहा है। मैं एक एक बच्चे का जरूर चेकआउट करूंगा बेटा इस वीडियो के नीचे के कमेंट। पहला सवाल कि ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, दूसरा ये पॉइंट कितना आ रहा है जो इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज इस सवाल को जरूर अटेम्प्ट करना, आसान सा सवाल है। किसी भी लाइन पर एक जनरल कोऑर्डिनेट लिखना है, इसके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, लैम्डा की वैल्यू यहां पर रख देना, कोऑर्डिनेट आ जाएगा आराम से, ठीक है, क्लियर। यार अब अगले सवाल पे आते हैं, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस सवाल को देखो, ये बेसिकली y/x टाइप का सवाल है। तो आपको क्या करना है, हर एक जगह पर x से हम डिवाइड कर देंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू y/x माइनस x/x इंटू tan y/x, ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर dy/dx इज इक्वल टू y/x माइनस tan y/x, ऐसे लिख लोगे, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही लिख लोगे ना, कोई भी दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है, ठीक। अब ये क्या है भैया, सिंस दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, सिंस दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक। बेटा मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप इसका जो ये जो इसका जो सोल्यूशन सेट है ये आप इसको डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाला दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग ये पूरी चीज़ें जरूर लिखना अपनी कॉपी में। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आपको सवालों के हिंट मैं आपको दे दूं, आप ये समझ जाओ कि पेपर बनने कैसा वाला है, और आप ये साथ ही साथ समझ जाओ कि इन सवालों को करना कैसे है, ठीक है ना। बस मैं इतना सा चाहता हूँ, और आप इसको डाउनलोड करके सारे सवाल एकदम प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में जरूर लिखना, तभी जाके मजा आएगा यार, है ना। आप लिखने की प्रैक्टिस बेटा जरूर करनी है। अगर मैं यहाँ पर एक एक अक्षर लिखूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बाद में देखोगे देख नहीं पाओगे। तो मैं इस वजह से चाहता हूं कि ये सब चीजें आप सिंस दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, सो दैट वी कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन। यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे भैया, यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे सर y इज इक्वल टू वी एक्स का, मतलब y/x इज इक्वल टू v का, ठीक। तो अगर हम y इज इक्वल टू वी एक्स का सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो dy/dx कितना होता है, ये होता है सर v प्लस एक्स dv/dx, यही होता है ना। तो बस इस सब्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पर लगा देंगे।
तो dy बाई डी एक्स की जगह पर ये पुट कर दो, मतलब v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स की जगह पर v माइनस tan v, यही हो जाएगा ना। तो v से v कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का tan v आ गया। क्लियर। तो यहाँ से बच्चा कितना आ गया, dv अपॉन tan v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों साइड इंटीग्रल कर देते हैं। ये कितना आ गया, cot v dv इज इक्वल टू माइनस का ln mod x प्लस सी। ठीक, यही आ जाएगा। तो यार cot v का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ln mod sin v इज इक्वल टू माइनस ln mod x प्लस सी, यही हो जाएगा ना। ln mod sin v इज इक्वल टू माइनस ln mod x प्लस सी। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ln mod sin v इज इक्वल टू माइनस ln mod x प्लस सी, यही आया ना। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये माइनस ही तो आएगा, बिल्कुल ये माइनस ही आएगा। ठीक है, क्लियर है भैया, जल्दी से देख लो एक बार फटाफट। बिल्कुल सर यही आएगा, है ना, देख लो एक बार। पक्का सब कुछ सही है ना। ठीक है, सब कुछ सही है। तो यहाँ पर भैया सी ना लिख के हम इसको ln c लिख देते हैं ना, सो दैट हम हर एक जगह पर कंपैरिजन कर सके बेटा। इसको ln c लिख देते हैं। तो यहाँ पे ln mod sin v की जगह पर क्या होगा, y बाई एक्स प्लस ln mod x इज इक्वल टू ln c लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, साइन y बाई एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ये बेसिकली क्या आ गया, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। ये क्या आ गया, दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन। क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर है ना। अब यहाँ पर हमारे पास देखो कंडीशन क्या दी गई है। कंडीशन दी गई बेटा y इज इक्वल टू एक्स बाई फोर, y इज इक्वल टू पाई बाई फोर एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो y इज इक्वल टू पाई बाई फोर एंड x इज इक्वल टू 1। अब आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। तो जैसे ही हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू यहाँ से निकालो, c इज इक्वल टू साइन y की वैल्यू है पाई बाई फोर और x की वैल्यू 1, तो बाई 1 इंटू 1। ठीक, इंटू 1। तो साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी आ गई, √2, 1 बाई √2। तो c की वैल्यू आ गई 1 बाई √2। यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर, तो यही आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, x इंटू साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 बाई √2। क्लियर। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में छाप लो। ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा ना सभी को। तो इस तरीके से सवाल उड़ाएंगे बेटा। जो भी सवाल थोड़े मोड़े आधे अधूरे हैं आप उनको जरूर सॉल्व कर लेना। अब यार यहाँ से देखो हम करते करते आ गए सर सेक्शन ई के ऊपर, और सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडी का सवाल है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, तो प्लीज आप उसको सॉल्व कर लेना पूरा का पूरा, है ना। केस बेस्ड स्टडी को मैं समझा दूंगा, आप आराम से सॉल्व कर लेना। पहला सवाल है, रोहन एंड रोहित आर द टू फ्रेंड, दे आर गोइंग टू रोड ट्रिप। रोहन और रोहित दो दोस्त हैं, ये किसी भी रोड ट्रिप पर जाते हैं। दियर मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल के द्वारा। इनकी जो मोटरसाइकिल है ये स्पीड पर दौड़ रही है, मोर देन अलाउड स्पीड ऑन द रोड। ये सब कहानी ठीक है। मुद्दे की बात हम यहाँ पर आते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन एंड दूसरा आर वेक्टर आपको दे रखा है दिस वन रेस्पेक्टिवली, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग द सवाल। पहला सवाल है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन अलोंग द विच मोटरसाइकिल ए इज रनिंग, मोटरसाइकिल बी इज रनिंग। मतलब दोनों मोटरसाइकिल का डायरेक्शन रेशियो बताना है। दूसरा सवाल, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आप सभी लोग जानते हो। तो सबसे पहला काम, पहली लाइन की क्वेश्चन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस के है। हाँ, तो माइनस के कैप। ठीक, तो अगर हमें इसका लाइन की क्वेश्चन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे बताओ। यहाँ से लिख लेंगे सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप माइनस लैम्डा के कैप, 2 लैम्डा जे कैप माइनस लैम्डा के कैप। यही आप लिखोगे ना। तो यार यहाँ से लैम्डा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखो एक्स की वैल्यू आ गई सर लैम्डा, वाई की वैल्यू 2 लैम्डा, जेड की वैल्यू माइनस लैम्डा। ठीक, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स। ठीक है, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू वाई बाई 2, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू माइनस का जेड, है ना। तो अगर मुझे यहाँ से लाइन की क्वेश्चन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 0/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 0/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 0/-1। तो पहले लाइन की क्वेश्चन हमारे पास कितनी आ गई, दिस वन। पहले लाइन की क्वेश्चन हमारे पास कितनी आ गई, दिस वन। ठीक, क्लियर। सिमिलरली हम दूसरे लाइन की क्वेश्चन यहाँ से निकालेंगे। तो दूसरे लाइन की क्वेश्चन यहाँ से निकालो फटाफट। तो दूसरे लाइन की क्वेश्चन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप
प्लस 3 जे कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस जे प्लस के कैप, ये लिखा है। तो अगर आप यहाँ से लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो बड़े आराम से लिख पाओगे। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/1 इज इक्वल्स टू z माइनस, यहाँ पर z का 0 है तो अपॉन 1। तो दूसरे लाइन की इक्वेशन हमारे पास कितनी आ गई, दिस वन। अगर किसी बच्चे को ये डायरेक्ट लिखना नहीं आता तो आप मुझे बताना, जब मैं आगे कोई सवाल कराऊंगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा, है ना। इसी तरीके से लिखते हैं बेटा, मैंने ये शॉर्ट टेक्निक से लिख दिया। बस आप आर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखोगे, फिर उसके बाद सब कुछ उधर एक साइड लेके जाओगे, कंपेयर करोगे लैम्डा की वैल्यू हर एक साइड में, तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको सबसे पहला काम मोटरसाइकिल ए इज रनिंग का डीआर से निकालना है, डायरेक्शन रेशियो, है ना। तो दिस इज द लाइन L1 कह देते हैं, इसको कह देते हैं लाइन L2, ठीक। तो L1 का डीआर कितना हो जाएगा, L1 का डीआर हो जाएगा 1 2 -1। L2 का डीआर कितना हो जाएगा, L2 का डीआर 2 1 1 2 1 1, ठीक। अब दूसरा सवाल है यार कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बेटा। तो आप देख सकते हो कि दो की दोनों क्या हैं, स्क्यू लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। दो की दोनों कैसी लाइन है, स्क्यू लाइन है। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका जो फॉर्मूला है आप क्या यूज करोगे, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो प्लीज इसको करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि d की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग जरूर बताओगे। तो प्लीज आप इसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आखिरकार d की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक। क्लियर, तो जरूर बताना यार। ये सवाल सीबीएसई के सैंपल पेपर का है बच्चों, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस सवाल को जरूर चेकआउट करना, ठीक है। सेम वही डिट्टो सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर चेकआउट करना। अगला सवाल है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 20% है जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। अब इसमें से एक बच्चा रैंडम हमें सेलेक्ट करना है। पहला सवाल है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। दूसरा सवाल है इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑल्सो। अब यार यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया गया है। एक कोई हॉस्टल है, 60% स्टूडेंट रीड हिंदी, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी पढ़ने वालों की कितनी है सर, 60/100। कहने का मतलब है सर 6/10। अब यहाँ से 40% जो हैं ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक। तो 40% इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 40/100। कहने का मतलब है सर 4/10। एकदम अच्छी तरीके से देख लो, फटाफट कोई भी डाउट अगर किसी भी बच्चे का है तो मुझे तुरंत बताओ, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। तो यार अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 2 3 जा अपॉन 5, 2 2 जा अपॉन 5, तो ये कितना आ गया 2/5, ठीक। सिंप्लीफाई कर लिया। अब पहला सवाल है, अच्छा यहाँ से 20% ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, ठीक। तो दोनों पढ़ने का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश ये कितने हैं, 20%, मतलब 20/100 इज इक्वल टू 1/5, ठीक। तो बेसिकली ये बेसिक सी चीज़ें हमारे पास ये आ गई हैं। तो सभी मेरे बच्चे इनको अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है सर, बिल्कुल सर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या निकालना है सर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब ना तो हिंदी की न्यूज़पेपर पढ़ें ना तो इंग्लिश की। कहने का मतलब ये है सर हिंदी ना तो पढ़ें ना ही इंग्लिश को पढ़ें, ठीक। मतलब ना तो हिंदी को पढ़ें ना तो इंग्लिश को पढ़ें, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट, ये होता क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, है ना, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बस इसी का एप्लीकेशन यहाँ पर हमने लगा दिया। अब यार यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई आप कैसे निकालोगे, तो सर यहाँ से हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, यही लगाओगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना भैया 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5, है ना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/5, तो ये बेसिकली कितना आएगा 4/5, ठीक। तो ये कितना आ गया 4/5। तो 1 माइनस 4/5, तो ये कितना आ गया सर 1/5 आ गया। तो पहला जो सवाल का आंसर है एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये कितना आ गया 1/5। तो पहले सवाल का आंसर सर हमारे पास आ चुका है, क्लियर।
अब दूसरा सवाल है, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का देखो सवाल बन गया कि अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। बात समझ आया? सवाल ध्यान से पढ़ो। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ चुकी है तो आपको बताना है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ चुकी है। तो बेसिकली यहाँ से क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी। ठीक, तो ई इंटरसेक्शन एच आपको दिया गया है, कितना है सर, 1/5 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आपके पास मालूम है सर 3/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल, इसका आंसर आ गया सर 1/3। तो भैया यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर वर्सेज हिंदी इज इक्वल टू कितना आ गया सर 1/3 एंड 1/3 इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? तो देख लो फटाफट, कोई भी डाउट अगर जरा सा भी हो तो मुझे तुरंत बताओ। अब यार यहाँ पर बेटा मैंने आपके पास ये एक केस बेस्ड स्टडी का सवाल मैंने आपके हवाले छोड़ रखा है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये CBSE 2023 का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसमें मैंने आपको इसको बहुत ही डिटेल में कराया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप सभी लोग जरूर उसको चेकआउट करना। ठीक है भैया, तो यार यहाँ पर ये सैंपल पेपर आपका समाप्त होता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें आपके हवाले छोड़ रहा हूँ यार। देखो आपके लिए बेटा इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा अपना प्यार, थोड़ा सा अपना सपोर्ट, इन सब चीज़ों को ज़रूर दिखाना। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम आपके लिए कुछ करते हैं और थोड़ा सा अगर आप नीचे प्यारे प्यारे अपने कमेंट कर देते हो, थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दिखाते हो तो हमें भी थोड़ी इनकरेजमेंट मिल जाती है आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने के लिए। आपको कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। ये सैंपल पेपर टोटल 80 मार्क्स का सैंपल पेपर था बच्चों, आप इसको जरूर करो। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पेपर का लिंक दे दूंगा मैं। ये जो PDF है ये आपको PDF मिल रही होगी हैंड नोट के साथ में। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से सॉल्व करना, अलग से सॉल्व करना। कहीं पर भी दिक्कत आए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब यार आपके लिए एक चीज़ छोड़ता हूँ, जो भी सवाल आपके हवाले छोड़ रखे हैं, एक दो सवाल आप उनको ज़रूर अटेम्प्ट करना। नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि आखिरकार उनके आंसर क्या आ रहा है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आई होप आपको ये सेशन, ये सैंपल पेपर बहुत पसंद आया होगा मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच वॉचिंग द सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा यार, और अगर अच्छा लगा हो आप इस एफर्ट के लिए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच वॉचिंग।